हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आपकी स्टडीज बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। मेरा नाम है इंजमाम खान। स्वागत करता हूं आपका हमारे शानदार यूट्यूब प्लेटफॉर्म जिसका नाम है एफएमआई करियर इंस्टीट्यूट। जैसा कि बच्चों आपको पता है कि प्रारंभ सीरीज हमने स्टार्ट कर दी थी, जिसमें हम क्लास 11 क्लास 12 में अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज और इकोनॉमिक्स का पूरा सिलेबस आपका कंप्लीट कराने वाले हैं। और आज इस प्रारंभ सीरीज में हम क्लास 11th बिजनेस स्टडीज के अंदर बढ़ चुके हैं चैप्टर नंबर 2 पे। अगर अभी तक आपने चैप्टर नंबर 1 पूरी तरीके से नहीं पढ़ा है तो आप प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके देखिए बेटा। वहां पे आपको क्लास 11th प्रारंभ सीरीज बिजनेस स्टडीज नाम से एक प्लेलिस्ट देखने को मिलेगी। उसमें जाके आप अपने चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस को पूरी तरीके से पढ़ सकते हैं। और हमने लास्ट वाले लेक्चर में कुछ केस स्टडीज भी आपके साथ डिस्कस की है, ताकि आपको यह आइडिया लगे कि किस तरीके से केस स्टडीज के सवाल बनते हैं एग्जाम में और किस तरीके से हमें उन्हें अटेंड करना है। तो बहुत ही शानदार तरीके से हमने उस चैप्टर नंबर 1 को कंप्लीट करने की कोशिश करी थी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप चैप्टर नंबर 1 को सबसे पहले अच्छी तरीके से पढ़ें, उसके बाद आप इस चैप्टर नंबर 2 के ऊपर स्विच करें। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 11 बिजनेस स्टडीज का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अब ये जो टॉपिक है बच्चों को बहुत ही कंफ्यूजिंग लगता है, लेकिन मैं ये गारंटी देता हूं कि ये चैप्टर पढ़ने के बाद आपको किसी भी तरीके का कोई भी डाउट नहीं रहेगा। फिर भी अगर आपको डाउट रहता है बेटा तो आप कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ सकते हो। और वीडियोस अगर आपको प्रारंभ सीरीज की पसंद आ रही है तो वीडियोस को लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि आपको सभी वीडियोस के नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलते रहे। तो चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम बेसिकली देखेंगे कि इसके अंदर हम आज इस लेक्चर में क्या पढ़ने वाले हैं। तो फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन का हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आखिर इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। देन उसके बाद हम एक टॉपिक स्टार्ट करेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप के बारे में। इन दो टॉपिक्स को आज हम समझने की कोशिश करने वाले हैं। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा है तो उसमें हमने एक टॉपिक पढ़ा था फैक्टर्स अफेक्टिंग बिजनेस डिसीजन, कि वो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले हमें ध्यान में रखने चाहिए। उसके अंदर हमने एक टॉपिक पढ़ा था फॉर्म्स ऑफ बिजनेस, यानी कि एज ए इंडिविजुअल अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो कौन सा बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा। आप सोल प्रोप्राइटरशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, पार्टनरशिप स्टार्ट करना चाहते हैं, कंपनी स्टार्ट करना चाहते हैं, या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आप देखना चाहते हैं, या कोऑपरेटिव सोसाइटी आप रन करना चाहते हैं। सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा, उसके बाद आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं। और जब ये चीज मैं आपको चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा रहा था तो मैंने आपसे बोला था इन सभी फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशंस को हम चैप्टर नंबर 2 के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि वहां पे इन सभी फॉर्म्स के ऊपर डिटेल्ड में डिस्कशन दे रखा है। तो एज ए इंडिविजुअल अगर आप बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आपको एक डिसीजन लेना पड़ेगा कि आप किस फॉर्म का, किस तरीके का बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं। तो हमें ही वो सबसे पहले समझना है कि कौन कौन से फॉर्म्स होते हैं बिजनेस के। क्लियर है बच्चों? चलिए तो अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से बिजनेस के फॉर्म्स होते हैं। उसके बाद एज ए इंडिविजुअल आप खुद ही दिमाग लगाना कि आप कौन सा बिजनेस करना चाहेंगे या कौन सा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आप रन करना चाहेंगे। तो ये जो हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं वो हम इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं कि कौन कौन से फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होते हैं, किस किस तरीके के बिजनेस होते हैं, और एज ए इंडिविजुअल हम कौन कौन से तरीके का बिजनेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले जो हम इसमें पढ़ेंगे बेटा वो हम पढ़ेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या पढ़ेंगे बेटा? सोल प्रोप्राइटरशिप। क्या पढ़ेंगे बेटा हम सबसे पहले इसके अंदर? हम पढ़ेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप। चीजें क्लियर है बेटा? चलिए देखिए बेटा, हम सबसे पहले पढ़ेंगे सोल प्रोप्राइटरशिप। अब ये क्या होता है देखिए बेटा, इसको मैं आपको समझाता हूं अच्छी तरीके से। सोल वर्ड जो निकला है बेटा उसका मतलब होता है सिंगल। सोल का मतलब होता है सिंगल। अब ये वो सिंगल नहीं है जो रिलेशनशिप वाला सिंगल चलता है कि फेसबुक पे अपन रिलेशनशिप स्टेटस डाल देते हैं ना कि सिंगल है या कमिटेड है या कॉम्प्लिकेटेड है। ये वो वाला सिंगल नहीं है। यहां पे सिंगल का मतलब क्या होता है? सोल ओनर। सोल ओनर का मतलब होता है सिंगल ओनर, यानी कि एक ऐसा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जिसमें ओनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोल एक सिंगल पर्सन के जरिए किया जाता है। उस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। वापस से दोहराता हूं बेटा, एक ऐसा फॉर्म बिजनेस का जिसमें ओनरशिप यानी कि मालिकाना हक, उसका मैनेजमेंट और उसका कंट्रोल एक सिंगल पर्सन के जरिए किया जाता है, एक सोल पर्सन के जरिए किया जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। जैसे हम स्कूल में कहते हैं ना सोलो डांस करेंगे,
सोलो डांस का मतलब क्या होता है, सिंगल पर्सन डांस कर रहा है। और ग्रुप डांस का मतलब क्या होता है, 4-5 लोग डांस कर रहे हैं। और कपल डांस का मतलब क्या होता है, एक लड़का एक लड़की डांस कर रहे हैं। तो सोलो डांस का मतलब क्या होता है, सोलो का मतलब होता है सिंगल कैंडिडेट डांस कर रहा है। वैसे ही सोल प्रोप्राइटरशिप होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब होता है एक ऐसा फॉर्म बिजनेस का जिसमें ओनरशिप यानी कि मालिकाना हक, मैनेजमेंट और कंट्रोल, ये तीनों चीजें एक सिंगल पर्सन के जरिए मैनेज की जाती है। उस फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहते हैं बेटा, सोल ओनरशिप या सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। इसमें किसी भी अदर पर्सन का इंटरफेयर नहीं होता है। अगर आप ऐसे इंडिविजुअल हैं जो किसी के ऊपर दब के काम नहीं करना चाहते हैं या किसी से ऑर्डर नहीं लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि सारा प्रॉफिट भी मैं ही कमाऊं, आप चाहते हैं कि सारा मैनेजमेंट भी मेरे हाथ में हो, आप चाहते हैं कि सारा कंट्रोल भी मेरे हाथ में हो, अगर आप उस एटीट्यूड के बंदे हैं तो आपके लिए कौन सा बिजनेस है बेटा, सोल प्रोप्राइटरशिप है। फॉर एग्जाम्पल ब्यूटी पार्लर का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई पान की दुकान का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई प्राइवेट टेलीफोन बूथ का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं, कोई प्राइवेट जेरोक्स मशीन की हम दुकान का एग्जाम्पल ले सकते हैं। ये सारे के सारे क्या होते हैं बेटा, सोल प्रोप्राइटरशिप होते हैं। आपको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि जब आप एक ऐसे एटीट्यूड के बंदे हैं जिसमें आप सारी ओनरशिप अपने हाथ में चाहते हैं, आपको किसी से पूछना नहीं पड़े छुट्टी लेने के लिए, बस दुकान बंद करियो कहीं बाहर निकल गए, आपको मैनेजमेंट सारा खुद करना है, आपको किसी के दबाव में नहीं करना है, सारे डिसीजंस आप खुद लें, सारी चीजें आपके कंट्रोल में रहें। अगर आप इस एटीट्यूड के पर्सन हैं तो आपके लिए कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन बढ़िया रहेगा, सोल प्रोप्राइटरशिप आपके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि इसमें ओनरशिप, मैनेजमेंट और कंट्रोल जो होता है वो सारा का सारा एक इंडिविजुअल पर्सन के हाथ में होता है। अब इसके फायदे भी हैं और नुकसान भी हैं। फायदे ये है बेटा कि जितना भी प्रॉफिट होगा वो सारा का सारा उस सिंगल पर्सन, उस सिंगल मालिक का होगा, लेकिन अगर नुकसान होगा तो वो भी सारा का सारा उस सिंगल पर्सन को ही बियर करना पड़ेगा, क्योंकि ओनरशिप वो अकेला ही है, ओनर वो अकेला ही है, मैनेजमेंट भी सारा वो अकेला देख रहा है और कंट्रोल भी सारा वो अकेले का देख रहा है। जैसे किराने की दुकान होती है, उसका मालिक एक ही होता है। अब आप बोलोगे सर उसकी दुकान में तो और भी काम कर रहे हैं, वो सब उसके यहाँ पे लेबर है, ओनरशिप तो उसी के पास है ना। कितना माल लेना है, कितना माल भेजना है, कहां से माल लेना है, कहां को माल जाना है, किसको कितने रेट में बेचना है, ये सारे के सारे डिसीजन कौन लेगा, वो किराने की दुकान का मालिक लेगा। दुकान कितनी बजे खुलेगी, दुकान कितनी बजे बंद होगी, ये डिसीजन कौन लेगा, दुकान का मालिक लेगा। तो ये कौन से बिजनेस होते हैं बेटा, सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस ओनर होते हैं, जिसमें एक सिंगल पर्सन के पास ही ओनरशिप होती है, उसका मैनेजमेंट होता है, उसका कंट्रोल होता है। जैसे कि ब्यूटी पार्लर वगैरह या आपके पास कोई रिटेल शॉप वगैरह होती है या कोई पान की दुकान वगैरह होती है, वो इसमें किसी बाहरी पर्सन का कोई इंटरफेयर नहीं होता है। आपको साथ के साथ ध्यान रखना पड़ेगा बेटा कि सोल प्रोप्राइटरशिप के अंदर जो होता है ये अधिकतर आपको स्मॉल बिजनेस में देखने को मिलेगा। अब सवाल ये निकल के आता है कि सर स्मॉल बिजनेस ही क्यों होते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप में, क्योंकि अगर आप लार्ज बिजनेस करेंगे बेटा तो बड़े बिजनेस को मैनेज करने के लिए, बड़ा बिजनेस मैनेज कर पाना आपके बस की बात नहीं होगी। बड़ा मैनेज करने के लिए आपको डिसीजन मेकिंग पावर को डेलीगेट करना पड़ेगा। मान के चलिए कि आपने एक दूसरे एरिया में कोई दुकान खोल ली, आपने किसी तीसरे एरिया में कोई दुकान खोल ली, तो वहां का मैनेजमेंट और कंट्रोल करने के लिए आपको डिसीजन मेकिंग पावर को क्या करना पड़ेगा, डिसेंट्रलाइज करना पड़ेगा। आपको डिसीजन मेकिंग पावर किसी और पर्सन को भी देनी पड़ेगी। और सोल प्रोप्राइटरशिप का मतलब ही क्या होता है, जहां पे मैनेजमेंट, कंट्रोल और ओनरशिप एक इंडिविजुअल पर्सन के हाथ में रहती है, उसे हम सोल प्रोप्राइटरशिप कहते हैं। तो जब अगर आप अपना बिजनेस को बड़ा कर लेंगे तो उस बड़े बिजनेस को मैनेज करने में आपको दिक्कतें आएगी। इसलिए सोल प्रोप्राइटरशिप जो होती है वो ज्यादातर आपको स्मॉल बिजनेस के अंदर देखने को ही मिलेगी। तो आई होप आपको ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन समझ में आया होगा, जिसे हम कहते हैं सोल प्रोप्राइटरशिप, जिसमें एक सिंगल ओनर होता है, किसी बाहरी व्यक्ति का इसमें कोई इंटरफेयर नहीं होता है, सारा प्रॉफिट भी इसका होता है, सारा नुकसान भी इसका होता है। स्मॉल बिजनेस जो होते हैं वो सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाते हैं। मैनेजमेंट, कंट्रोल और ओनरशिप एक सिंगल पर्सन के हाथ में होती है, जैसे कि ब्यूटी पार्लर या कोई रिटेल शॉप वगैरह, आपको इसका एग्जांपल देखने को मिल सकती है। क्लियर है बेटा, ये बात आपको ध्यान रखनी है। दूसरा क्या होता है हमारा, तो दूसरा फॉर्म होता है बेटा हमारा पार्टनरशिप फॉर्म। अब ये पार्टनरशिप क्या होती है, ये सेकंड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है बेटा, सेकंड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसे हम कहते हैं बेटा क्या, पार्टनरशिप। अब पार्टनरशिप को आपको समझना है, पार्टनर क्या होते हैं। मान के चलिए बेटा आप कुछ दोस्त हैं बेटा जो स्कूल में साथ साथ पढ़ रहे हैं, जिन्होंने स्कूलिंग साथ में करी है, ग्रेजुएशन साथ में करी है, और ड्यूरिंग दिस पीरियड ऑफ ग्रेजुएशन आप में से कुछ दोस्तों ने प्लान करा कि हम साथ मिलके किसी एक प्रोजेक्ट पे काम करेंगे। आप दोस्तों ने क्या प्लान किया कि हम 7 लोग मिलके क्या करेंगे, सभी के सब लोग मिलके क्या करेंगे, बिजनेस स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स मिलके क्या करेंगे, बिजनेस स्टार्ट करेंगे। तो पार्टनरशिप में जाहिर सी बात है एक पर्सन तो होगा नहीं, क्योंकि हम पार्टनर कह रहे हैं। पार्टनर में जाहिर सी बात है एक से ज्यादा पर्सन होगा। तो पार्टनरशिप फर्म अगर आप बिजनेस रन करना चाहते हैं, अगर आप एक पार्टनरशिप फर्म रन करना चाहते हैं बेटा, तो इसमें मिनिमम पर्संस की रिक्वायरमेंट रहेगी आपको 2, यानी कि एक पार्टनरशिप फर्म ओपन करने के लिए मिनिमम पर्संस की रिक्वायरमेंट रहती है 2।
और मैक्सिमम इसमें 100 तक हो सकते हैं। मतलब मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स कितने हो सकते हैं बेटा? 100 तक हो सकते हैं। ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है बेटा कि पार्टनरशिप फर्म अगर आप स्टार्ट करना चाहते हैं, यानी कि मान के चलिए आप कॉलेज के कुछ दोस्त थे जिन्होंने कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही ये डिसाइड किया कि हम एक क्या करेंगे, एक बिजनेस रन करेंगे जिसमें हम 2 लोग या 3 लोग या 4 लोग मिलकर क्या करेंगे, एक पार्टनरशिप फर्म ओपन करेंगे। ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे बेटा? एक पार्टनरशिप फर्म कहेंगे, जिसमें कुछ मान के चलिए से फ्रेंड्स से मिलकर क्या किया बेटा? एक बिजनेस स्टार्ट किया। तो याद रखना, कहने का मतलब क्या है, एक पार्टनरशिप फर्म अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो मिनिमम पार्टनर्स कितने होने चाहिए बेटा? 2 से कम हो जाएंगे तो वो पार्टनरशिप नहीं कहलाएगी, वो सोल प्रोप्राइटरशिप कहलाएगी। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं बेटा? 100 हो सकते हैं। लेकिन ये पार्टनरशिप फर्म के ऊपर भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होते हैं। तो पार्टनरशिप फर्म अगर आप ओपन करते हैं बेटा, तो आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस को फॉलो करना पड़ेगा। इसे कभी हम आगे इन फ्यूचर क्लासेस में पढ़ेंगे। तो याद रखना बेटा, पार्टनरशिप फर्म अगर आप ओपन करना चाहते हैं तो ये किसके अंडर आती है, मतलब इसको गवर्न कौन करता है? इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, यानी कि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजन जो होते हैं वो पार्टनरशिप फर्म बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या होते हैं बेटा? इंप्लीमेंट होते हैं। सोल प्रोप्राइटरशिप के ऊपर कोई नियम नहीं होते हैं बेटा। अगर आपको सोल प्रोप्राइटरशिप कोई आपको शॉप वगैरह खोलनी है तो इन केस हो सकता है कि आपको लोकल अथॉरिटी से परमिशन लेनी पड़े। हालांकि इतनी जरूरत नहीं पड़ती, इतना कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन किसी किसी एरिया में आपको लोकल अथॉरिटीज वगैरह से परमिशन लेनी पड़ती है। हालांकि उसमें इतनी दिक्कत नहीं आती है। लेकिन अगर आप पार्टनरशिप फर्म ओपन करना चाहते हैं जिसमें मिनिमम पार्टनर्स तो 2 होने चाहिए और मैक्सिमम 100 हो सकते हैं, तो उसके अंदर जो प्रोविजंस होते हैं वो प्रोविजंस आपको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के फॉलो करने पड़ते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है बेटा कि पार्टनरशिप फर्म के अंदर जो प्रोविजंस लागू होते हैं वो एक इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के लागू होते हैं। ये बात आपको अच्छी तरीके से ध्यान रखनी है। ये होता है हमारा सेकंड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तीसरा देखिए बेटा, तीसरा क्या होता है? तीसरा होता है बेटा हमारा HUF। HUF का मतलब क्या होता है? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, अब ये भी एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक भाई, अगर आप सिंगल ओनर काम करना चाहते हो जिसमें मैनेजमेंट कंट्रोल ओनरशिप आपके हाथ में रहे तो आप सोल प्रोप्राइटरशिप की तरफ स्विच करें। अगर आप चाहते हो कि 2 या 2 से ज्यादा पार्टनर्स मिलकर काम करें तो आप कौन सी ऑर्गेनाइजेशन पे स्विच करें? पार्टनरशिप फर्म को आप रन करें। अब तीसरा आता है हमारा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इसको आपको समझना है बेटा। ठीक है, ये क्या होता है बेटा? इसमें एक ही फैमिली के सभी मेंबर्स मिलकर क्या करते हैं बेटा? बिजनेस करते हैं। याद रखना, एक ही फैमिली के सभी मेंबर्स मिलकर इसमें क्या करते हैं बेटा? बिजनेस करते हैं। और इसमें जो रूल्स एंड रेगुलेशंस लागू होते हैं वो हिंदू लॉ के लागू होते हैं। हिंदू कम्युनिटी के जो लॉ होते हैं ना बेटा, हिंदू कम्युनिटीज ने जो लॉज बना रखे हैं उसके लॉज प्रिवेल होते हैं हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर। और इसका जो मुखिया होता है उस मुखिया को हम कहते हैं कर्ता। अब आप बोलोगे सर चीजें समझ में नहीं आ रही, ये तो आप बहुत शॉर्ट में बता रहे हैं। जैसे जैसे हम इस चैप्टर के अंदर आगे बढ़ेंगे बेटा, एक एक फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को पूरा डिटेल में मैं आपको समझाऊंगा। चाहे वो सोल प्रोप्राइटरशिप हो, पार्टनरशिप हो, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, कोऑपरेटिव सोसाइटी हो, चाहे वो आपकी कंपनीज एक्ट हो, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको डिटेल में समझाऊंगा। अभी ये सिर्फ हमारा क्या है? इंट्रोडक्शन, कि आखिर इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ने क्या वाले हैं। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर जो लॉज या रूल्स एंड रेगुलेशंस इंप्लीमेंट होते हैं वो हिंदू लॉ के इंप्लीमेंट होते हैं बेटा। और इसका जो मुखिया होता है वो होता है कर्ता, और बाकी के जो फैमिली मेंबर्स होते हैं बेटा वो कहलाते हैं को पार्टनर्स। को पार्टनर्स का मतलब क्या होता है कि इनके पास डिसीजन मेकिंग पावर नहीं होती है, ये सिर्फ एडवाइस देने का काम करते हैं। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर जो मेन डिसीजन मेकिंग पावर होती है वो कर्ता के हाथ में होती है। और कर्ता कौन होता है बेटा? फैमिली का सबसे बुजुर्ग इंसान, फैमिली का सबसे एल्डर मेंबर जो होता है बेटा, वो कर्ता की पोजीशन पे क्या करता है बेटा? काम करता है। ये आपको ध्यान रखनी है बेटा, ये बात याद रह जाएगी बेटा आपको। ठीक है, और याद रखना वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म है ये बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की। क्या है बेटा? ओल्डेस्ट फॉर्म नहीं बोल रहा हूं, वन ऑफ द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। अगर सभी में से सबसे पुराना पूछा जाए तो वो तो सोल प्रोप्राइटरशिप है, लेकिन वन ऑफ द ओल्डेस्ट अगर देखी जाए तो वो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली है। क्लियर है बेटा? तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है? जब एक ही फैमिली के सभी मेंबर्स मिलकर कोई बिजनेस रन कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू द हिंदू लॉ, उसे हम कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसका जो मुखिया होता है, जो लीडर होता है, उसे हम कहते हैं कर्ता। और कर्ता बनने के पीछे क्या क्वालिफिकेशन होती है? जो फैमिली का सबसे बड़ा, सबसे सीनियर मेंबर होगा, जो सबसे एल्डर मेंबर होगा, उसे हम कर्ता कहते हैं। बाकी के जितने भी मेंबर्स हैं फैमिली के वो कहलाते हैं को पार्टनर्स। इनका काम डिसीजन मेकिंग का नहीं होता है, इनके पास सिर्फ एडवाइस देने का राइट होता है। डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के अंदर वो होती है कर्ता के पास।
ये चीज आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है, जो कि हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है, जिसका नाम है हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। अब सवाल ये निकल के आता है कि सर इसकी मेंबरशिप कैसे ले? जाहिर सी बात है, कोई भी बच्चा अगर उस फैमिली पर्टिकुलर फैमिली में उसका बर्थ होता है तो वो बच्चा बाय बर्थ ही उस हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली का क्या बन जाएगा बेटा? मेंबर बन जाएगा। इन केस अगर सर कर्ता की डेथ हो गई तो उस कर्ता के मरने के बाद जो सबसे एल्डर मेंबर रहेगा वो कर्ता की पोजीशन पे आ जाता है। बाकी अदर जो मेंबर्स हैं वो क्या रह जाते हैं बेटा? को पार्टनर्स बन के रह जाते हैं। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। क्लियर है बेटा? ठीक है, ये था हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। फोर्थ आता है हमारा बेटा कोऑपरेटिव सोसाइटी। क्या आती है बेटा? कोऑपरेटिव सोसाइटी। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या होता है? कोऑपरेशन करना। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या होता है बेटा? कोऑपरेशन करना। कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या होता है? कोऑपरेशन करना। अब इसको आप समझिए बेटा, ये इंपॉर्टेंट है। इसको आप कैसे समझेंगे बेटा? देखिए, कोऑपरेटिव सोसाइटी का मतलब क्या होता है? जब मेंबर्स आपस में कोऑपरेट करके एक सेम पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए काम कर रहे हैं, तो वो कोऑपरेटिव सोसाइटी होती है। अब सवाल ये निकल के आता है सर फिर पार्टनरशिप और कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या डिफरेंस है? पार्टनरशिप में भी तो जो पार्टनर्स है वो सेम पर्पस के लिए काम कर रहे हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटी क्या होते हैं बेटा? एक दूसरे के वेलफेयर के लिए वर्क करते हैं। मतलब इसमें देखिए, रॉ मटेरियल जहां से आ रहा है वो भी जानने वाला होगा, जो प्रोडक्शन कर रहा है वो भी मिलने वाला होगा, और साथ के साथ जो सेल कर रहा है वो भी मिलने वाला होगा। मतलब ये तीनों आपस में मिलजुल के क्या करेंगे? काम करेंगे। रॉ मटेरियल वाला, प्रोडक्शन करने वाला और सेल करने वाला, ये तीनों आपस में कोऑपरेटिव नेचर रखते हुए एक दूसरे के वेलफेयर के लिए, एक कॉमन पर्पस के लिए क्या करते हैं बेटा? काम करते हैं। उससे हम क्या कहते हैं बेटा? कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। पार्टनरशिप फर्म में रॉ मटेरियल जिससे हम ले रहे हैं वो हमारे प्रॉफिट का हिस्सेदार नहीं है। पार्टनरशिप फर्म अगर हम रन कर रहे हैं और उसके अंदर हम किसी चीज का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो जिससे हम रॉ मटेरियल ले रहे हैं वो हमारा पार्टनर थोड़ी है, वो हमारा पार्टनर नहीं है। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? लेकिन कोऑपरेटिव सोसाइटी में क्या होता है? जिससे हम रॉ मटेरियल ले रहे हैं वो भी प्रॉफिट लेगा, जो प्रोडक्शन कर रहा है वो भी प्रॉफिट लेगा, और जो सेल कर रहा है वो भी प्रॉफिट लेगा। मतलब आपस में कोऑपरेटिव नेचर रखते हुए सारे के सारे एक दूसरे के वेलफेयर के लिए वर्क कर रहे हैं, एक कॉमन पर्पस के लिए काम कर रहे हैं। उससे हम कौन सी सोसाइटी कहते हैं बेटा? कोऑपरेटिव सोसाइटी कहते हैं। आगे जब हम फर्दर लेक्चर्स पढ़ेंगे बेटा इस चैप्टर के, तो उसमें मैं एक एक चीज आपको डिटेल्ड में समझाऊंगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर और क्या क्या चीजें जानने के लिए होती है। और लास्ट हमारा फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन होगा इस चैप्टर का, वो होगा बेटा कंपनी। क्या होगा बेटा? कंपनी। अब कंपनी को आप समझिए बेटा, कंपनी क्या होती है? कंपनी की होती है बेटा सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है बेटा? कानून की नजर में कंपनी जो है एक आर्टिफिशियल पर्सन है। समझिए बेटा, कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है कानून की नजर में, यानी कि कंपनी अलग है और कंपनी के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉइज अलग है। सोल प्रोप्राइटरशिप में ये नहीं होता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या होता है बेटा? सोल प्रोप्राइटरशिप यानी कि दुकान और उसका ओनर दोनों एक ही माने जाते हैं, वहां पे कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होती है। लेकिन कानून की नजर में जो कंपनी होती है बेटा, वो एक उसकी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, क्योंकि कंपनी जो आप फॉर्म करते हो वो कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से फॉर्म करते हो। जिस तरीके से पार्टनरशिप फर्म को फॉर्म करने के लिए हम इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के प्रोविजंस को फॉलो करते हैं, वैसे ही किसी कंपनी का फॉर्मेशन करने के लिए हमें कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस को क्या करना पड़ता है बेटा? प्रीफर करना पड़ता है। इसीलिए कंपनी को लॉ की नजर में एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह देखा जाता है। मतलब यहां पे कंपनी अलग है और कंपनी के अंदर काम करने वाले एम्प्लॉइज और ओनर क्या है बेटा? अलग है। तो याद रखना, सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब क्या होता है? कानून की नजर में कंपनी एक अलग किरदार है, एक अलग कैरेक्टर है। कंपनी कानून की नजर में एक आर्टिफिशियल पर्सन की तरह होती है, क्योंकि कंपनी किसके हिसाब से फॉर्म होती है? कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से फॉर्म होती है। हालांकि पहले कंपनीज एक्ट 1956 था, जिसे 1 अप्रैल 2014 को उसमें कुछ प्रोविजन से बदलाव करके कंपनीज एक्ट 2013 बनाया गया। क्लियर है बेटा? ये बात याद रह जाएगी। तो कंपनी क्या होती है बेटा? कंपनी की एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है। सेपरेट लीगल एंटिटी का मतलब होता है कानून की नजर में ये एक अलग किरदार होता है। कानून की नजर में कंपनी को आर्टिफिशियल पर्सन की तरह देखा जाता है। सोल प्रोप्राइटरशिप में बिजनेस और ओनर एक ही माने जाते हैं, लेकिन कंपनी के अंदर कंपनी का अलग आर्टिफिशियल पर्सन है और उसका ओनर एक अलग पर्सन है, क्योंकि इसके अंदर कंपनीज एक्ट 2013 के प्रोविजंस क्या होते हैं बेटा? इंप्लीमेंट होते हैं। तो ये 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन हमें इस पूरे चैप्टर के अंदर डिटेल्ड में पढ़ने हैं बेटा। ये बात समझ में आई है नहीं आई? अभी सिर्फ मैंने आपको एक बेसिक इंट्रोडक्शन दिया है कि आखिर इस चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर चलने क्या वाला है। इस पूरे चैप्टर में हमें 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन पढ़ने हैं, और इन 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को अच्छी तरीके से समझने के बाद आप लोग ये फैसला करना कि आपके एटीट्यूड के अकॉर्डिंग
आप कौन से फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा सक्सेसफुल हो पाएंगे। अगर आपको किसी दूसरे से कोई दिक्कत नहीं है तो आप पार्टनरशिप फॉर्म में जा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप सभी मित्रों का एक ही पर्पस है, एक ही कॉमन पर्पस है, तो आप कोऑपरेटिव सोसाइटी में जा सकते हैं। आप कंपनी फॉर्म करना चाहे तो कंपनी फॉर्म कर सकते हैं। आप सोल प्रोप्राइटरशिप में जाना चाहें तो आप उसमें भी स्विच कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपका नेचर कैसा है, आपका एटीट्यूड कैसा है, किस तरह के फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में अपने आप को ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं। तो ये 5 टॉपिक्स जो है या ये 5 फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो है बेटा, वो ही हम इस पूरे चैप्टर के अंदर आगे फर्दर लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। आज के लिए ये लेक्चर मैं यहीं पर ही एंड करता हूं, जिसमें हमने इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ा कि आखिर इस चैप्टर फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और बेटा कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में अपने सवालों को छोड़ देना। जल्दी ही मिलूंगा आपसे इस चैप्टर के नेक्स्ट लेक्चर के साथ, जिसमें हम सोल प्रोप्राइटरशिप को पूरी तरीके से डिटेल में समझेंगे। तब तक के लिए आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।